It's Wednesday, and what we do today is the current affair midweek वाला सेशन और जुलाई का फिफ्थ वीक आ चुका है और हमारा मिडवीक सेशन भी आ गया है। लेकिन न्यूज़ में इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ इतना ज़्यादा नया नहीं हुआ है क्योंकि जो लोग कहते थे कि बजट सिर्फ 72 आवर्स तक चलता है, बाकी लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अभी तक आई थिंक ऐसा सिनेरियो दिख नहीं रहा है, जिस वजह से काफी क्वेश्चंस अभी भी उठ रहे हैं लोगों के दिमाग में। कॉन्स्टेंटली कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्लैरिफिकेशन वो ढूंढ रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल पा रही है, और कुछ इश्यूज अभी भी है बजट से रिलेटेड, तो इसलिए न्यूज में कॉन्स्टेंटली वही एक टॉपिक चल रहा है। तो कुछ नया तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा नया लाऊं जो मैंने अपने बजट में। सो यस गाइस, मैंने सैटरडे को एक बजट की वीडियो डाली थी, मैं उसको कहीं आई बटन में यहाँ यहाँ जहां भी आएगा उसको लिंक कर दूंगी, एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी वो वीडियो आपके लिए। सो डू वॉच इट, आई नो इट्स अ लॉन्ग वीडियो, फेयरली लॉन्ग वीडियो, सो यू कैन वॉच इट। उसको स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो। लेकिन आज उस वीडियो में मैंने इंडेक्सेशन एक वर्ड मेंशन किया था, सो मैंने सोचा क्यों ना, काफी इंडेक्सेशन पे बात हो रही है, काफी उसके अगेंस्ट लोग हैं, बोल रहे हैं कि उसे हटा लो या ग्रैंडफादरिंग कर लो। सो ग्रैंडफादरिंग क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत टर्मिनोलॉजीज हैं जो एक आम जनता जानना चाहती है कि है क्या, जो उन्हें नहीं पता। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो सेम करंट अफेयर्स तो आ ही रहे हैं, तो वो टॉपिक ही समझा दिए जाए। एंड इसी तरह आरबीआई का भी एक डिजिटलाइजेशन पे एक वीडियो मैंने एक वीडियो में डाला था, जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट नेक्सस की बात की थी, सो वो भी कॉन्स्टेंटली न्यूज में बना हुआ है, यूपीआई सिस्टम्स न्यूज में बने हुए हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट जस्ट मेक यू रिवाइज दोज थिंग्स। सो टुडे आई हैव टू आर्टिकल्स एंड विदाउट एनी वेट, yeah, I am talking constantly and I'm not sharing the screen, so I'll share the screen and then we'll proceed. Hold on, and yeah, this is the screen, everyone, and I hope it's visible and I am visible as well. Okay. सो आज दो टॉपिक है। सबसे पहला है एक बेसिक क्लियर करना आपका कि इंडेक्सेशन है क्या, एलटीसीजी टैक्स क्या है, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गाइस, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, एलटीसीजी क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, एंड इंडेक्सेशन क्या है। और हम एक एग्जाम्पल से ना, मैंने कोशिश की है क्योंकि ना मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करी, and without bringing before bringing this video, I just thought ki why not talk to some some of the random, like, survey, we call it in economic survey conduct करना। So मैंने एक तरह का सर्वे कंडक्ट करा जहाँ पे मैं जानना चाहती थी कि लोगों का क्या सोचना है इंडेक्सेशन हटाने के बारे में। सो कुछ लोगों ने बोला नहीं हटानी चाहिए, इंडेक्सेशन होनी चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि ठीक है, हमें तो फायदा ही हो रहा है, तो हमारे लिए तो ठीक है अगर हट गई तो। एंड देयर वर सम पीपल हु सेड कि जैसे टैक्स स्लैब दो चल रहे हैं, टैक्स स्ट्रक्चर दो चल रहे हैं कंट्री में, वैसे ही क्यों ना इंडेक्सेशन जिसको सूट कर रही है वो इंडेक्सेशन अपना ले, जिसे नहीं सूट कर रही वो वाला टैक्स दे दे, वो न्यू रिजीम में चला जाए, एंड दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू द पीपल व्हाट दे वांट टू चूज। सो आई थॉट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो आई जस्ट डिड माय रिसर्च, और उसमें फिर मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी एक एग्जांपल लाऊं जहाँ पे इंडेक्सेशन कब हटाना बेनिफिशियल है लोगों के लिए, कब हटाना बेनिफिशियल नहीं है लोगों के लिए, हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो सरकार के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें कम टैक्स मिलेगा। तो क्या बात होने वाली है, सब हम वीडियो में करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज डिजिटलाइजेशन एंड its economic implications. All right, so we'll proceed with our first topic of the day. मैंने ना इसे question and answer form में distribute किया है because most of you have a lot many questions, so I thought why not इसको question and answer में ही distribute किया जाए, ठीक है। So सबसे पहला question है indexation है क्या, ठीक है। व्हाट इज इंडेक्सेशन। सो अगर मैं बोलूं व्हाट इज इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन ना एक तरह का प्रोसेस होता है, मैं आपको बहुत ही लेमैन टर्म्स में समझाऊं अगर, कि पहले आप ओके, मैंने अभी एक राज्यसभा स्पीच सुनी थी राघव चड्ढा की, एंड आई थिंक आई वुड वांट टू कोट हिम। मेरे साथ ना एक ऐसे वियर्ड चीज है कि मैं अगर किसी को कोट कर रही हूँ ना, तो मैं उसे अपना बना के नहीं कोट कर सकती। अगर मैंने किसी को सुना है और मैं उसको कोट कर रही हूँ, तो मैं उसका नाम लेके ही कोट करूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी वजह से मुझे वो नॉलेज मिली है, एंड आई ऑलवेज वुड वांट टू थैंक दैट पर्सन जिसकी वजह से भी, दो आई एम नॉट अ बिग फैन, लेकिन ठीक है। सो मैंने उनको सुना था एंड उन्होंने ना उसको क्लियर करने के लिए वहां पे राज्यसभा में समझाया था
कि इंडेक्सेशन आप कुछ ऐसे समझिए कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करी जाती है। तो उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि 2001 में आप ₹100 से 3.5 किलो अरहर की दाल खरीद लेते थे या 3 किलो अरहर की दाल खरीद लेते थे। अब आप सेम ₹100 से सिर्फ 1.5 किलो अरहर की दाल खरीद पाते हो। It's basically the purchasing power, the actual value of money, which is being depleted or deteriorated बाय इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन आती है, आपके मनी की वैल्यू कम हो जाती है। तो आपने अपने पेरेंट्स को बहुत बार सुना होगा। अब ये मेरा एग्जाम्पल है गाइस, ये बस हो गया, वहां तक हो गया राघव चड्ढा का। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल है। और मैंने नॉर्मली घर में बहुत सुना है पेरेंट्स को कहते हुए कि हमारे टाइम पे तो ₹100 में इतना कुछ आ जाता था और तुम्हारे टाइम पे तो तुम बोलते हो कि ₹100 कुछ है ही नहीं तुम लोगों के लिए तो। तो इट्स नॉट दैट हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज़ द टाइम हैव चेंज्ड एंड इन्फ्लेशन इतनी आ चुकी है कि इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कीमत कम हो गई है। यानी पहले ₹100 में अगर आप बहुत सारी चीज़ें खरीद पाते थे, ₹100 बहुत होते थे, किसी की तनख्वाह होती थी महीने की, तो आज अगर आप ₹100 तनख्वाह महीने की बात करो, भई ₹100 कोई दिन की तनख्वाह नहीं लेता आज की डेट में, ठीक है? तो इट्स लाइक कि क्योंकि उसमें चीज़ नहीं आ सकती कुछ, बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं आती अब। तो यही एक क्वेश्चन होता है, तो इंडेक्सेशन का मतलब होता है, टॉपिक से ना डाइवर्ट करते हुए वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि इंडेक्सेशन मतलब होता है इन्फ्लेशन के थ्रू एडजस्ट करना। ठीक है? So indexation is the process of adjusting the original purchase price of an asset or investment to neutralize the impact of inflation. So basically इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हम बात कर रहे हैं कि हमें ना हम बात यही कर रहे हैं कि हमें 3 केजी अरहर की दाल ही खरीदनी है। अगर उस टाइम ₹100 में आती थी, आज ₹300 में आ रही है, तो हम 3 केजी अरहर की दाल पे फोकस करेंगे। ना कि ये ओके, एक्सक्यूज मी, ना कि हम ये फोकस करेंगे कि 3 केजी से 1 एंड हाफ, बेसिकली हम ₹100 पे फोकस नहीं करेंगे कि पहले तो हम 100 में 3 केजी दाल ले लेते थे, अब हम ₹100 में सिर्फ 1 एंड हाफ केजी दाल ले पा रहे हैं। नो, वी वोंट फोकस देयर, वी विल ओनली फोकस कि हमें तो 3 केजी ही दाल चाहिए। अब 3 केजी दाल का प्राइस अगर 100 था, तो आज आप बोलोगे तब तो 100 था। नहीं, इंडेक्सेशन का मतलब है कि आप एडजस्ट करोगे कि महंगाई की वजह से प्राइस कितने बढ़े हैं और आप ये बोलोगे कि 3 केजी का दाल का प्राइस अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखें उस टाइम पे भी, जो आज इन्फ्लेशन हो गई है इतने सालों में, तो उसके बाद ₹300 होगा। ठीक है? तो आपने बेशक ₹100 में 3 केजी दाल खरीदी थी 2000 ईयर 2000 में। लेकिन आप ये देखोगे कि इंडेक्सेशन यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद जो ओरिजिनल प्राइस आपका 100 था वो आज की डेट में 300 के इक्वल है। ठीक है? ये होता है इंडेक्सेशन। बस, ठीक है? अब स्क्रीन पे तो बहुत देर से लगा ही हुआ है, अगर मेरी बकवास नहीं सुननी जो मैं बोल रही हूँ अगर वो ऐसा लग रहा है, सो आई थिंक यू कैन रीड व्हाट इज़ देयर ऑन द स्क्रीन, ओके? एंड या सो दिस इज़ बेसिकली द एडजस्टेड कॉस्ट, और एडजस्टेड कॉस्ट को हम इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं कि हमने किस रेट पे एक्वायर किया था, उसको हमने इंडेक्स कर लिया इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके। ठीक है? देन व्हाट डज़ द रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन, सो रिमूवल पे बहुत क्वेश्चन है। तो हम अभी टैक्स पेयर हैं, ठीक है? हम तो टैक्स पेयर ही हैं, हम गवर्नमेंट नहीं है, बट क्योंकि ये वीडियो के लिए तो हम अज्यूम करेंगे बीच में कि हम गवर्नमेंट भी बनेंगे, बट अभी हम टैक्स पेयर हैं और हम ये बात करेंगे कि व्हाट डज़, सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डज़ रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन मीन फॉर टैक्स पेयर, यानी अगर इसको रिमूव कर दिया जाए। अब बोल रहे हैं हम, बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि हम ना अभी तक क्या करते थे, हम 3 केजी दाल पे फोकस करते थे कि यार एक बेसिक इंसान के लिए 3 किलो दाल तो ज़रूरी है। तो 3 किलो दाल उसको पहले ₹100 में मिल रही थी, हम उसे इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे, उसकी कीमत अब 300 लगाएँगे क्योंकि प्राइस बढ़ गए। अब हमने कहा हम इंडेक्सेशन हटा रहे हैं, हम तो 100 ही मानेंगे। तो जो टैक्स दे रहा है उसके लिए इसका क्या मतलब है? उसके लिए इसका मतलब है कि द रिमूवल ऑफ द इंडेक्सेशन बेनिफिट मीन्स दैट द गेन्स ऑन द सेल्स ऑफ असेट्स और रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी कैलकुलेटेड विदाउट एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं किया जाएगा, अब माना जाएगा कि ₹100 प्राइस था तो 100 ही रहेगा। ठीक है? दिस कैन रिजल्ट इन हायर टैक्सेबल गेन्स। अब हायर टैक्सेबल गेन्स क्या होते हैं? स्पेशली फॉर असेट्स हेल्ड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। प्लीज 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 एवरीबडी, आई वुड वांट टू हाईलाइट स्पेशली फॉर द असेट्स हेल्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, बिकॉज मेरे एग्जाम्पल में ना मैं आपको बताऊंगी
कि इंडेक्सेशन हटाने का बेनिफिट कौन से टैक्स पेयर को हो रहा है और कौन से टैक्स पेयर को इंडेक्सेशन हटाने का बेनिफिट नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग लोग अपोज कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में से मेजॉरिटी लोग अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने असेट बहुत लंबे टाइम से होल्ड करके रखी है। राइट? आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, आपने एक और फ्लोर ले लिया, आपने एक और घर ले लिया, आपने बहुत टाइम पहले लिया होगा, क्योंकि अब आप उसे बेचने जाओगे, इंडेक्सेशन नहीं होगी तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मैं सब कुछ एग्ज़ाम्पल से समझाऊँगी। ओके, डोंट वरी। लेट्स जस्ट प्रोसीड एंड किसी को भी वीडियो स्लो लग रही है, लंबी लग रही है, गाइज़ यू आर फ्री टू वॉच इट ऑन इंक्रीज़ स्पीड 1.5x पे देख लो, 2x पे तो मुझे देखोगे तो शायद कुछ बातें ऊपर से चली जाएँ। तो 1.5x से लेके 1.75x तक देख सकते हो। बात समझनी है तो 1.2x पे ही देखना, ठीक है? ओके, व्हाट चेंजेस हैज़ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन एलटीसीजी? अब इतनी बात हो रही है, समझ तो लें गवर्नमेंट ने करा क्या एग्ज़ैक्टली? गवर्नमेंट ने ये करा है कि गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है इंडेक्सेशन बेनिफिट। और इंडेक्सेशन बेनिफिट किस पे रिमूव कर रहे हैं? प्रॉपर्टी पे, गोल्ड पे एंड अदर अनलिस्टेड असेट्स पे। ठीक है, उसके अलावा रिडक्शन ऑफ एलटीसीजी। अब उन्होंने टैक्स तो लॉन्ग टर्म गेन टैक्स इन अ वे तो रिड्यूस ही कर रहा है। ठीक है, जिसको फायदा हो रहा है ना वो बताएगा फायदा कैसे हो रहा है इसका। उन पहले लॉन्ग टर्म गेन इन चीजों पे वो टैक्स लेते थे 20%, अब उन्होंने 12.5% कर दिया। बट हमारा सवाल यही है मतलब बहुत लोगों का टैक्स पेयर्स का जिन्होंने लॉन्ग टर्म बार बार बोल रही हूँ, जिन्होंने लॉन्ग टर्म से अपनी एसेट होल्ड करी थी, उनका ये है कि इंडेक्सेशन हटा के आप बैलेंस ही करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली आप पैसा इधर उधर से निकाल रहे हो। टिपिकल लैंग्वेज बहुत सारी मैंने देख ली लोगों का। मैंने कहा ना, लोगों से सर्वे करके बात करके मुझे इतना ही समझ आया। वो कह रहे हैं कि आप हमारा खून पसीने की कमाई निकाल रहे हो और आप हमारा खून चूस रहे हो। ठीक है, बेसिकली आप बैठे हो हमारे खजाने पे हाथ मारने के लिए, कि जो हमने इतनी मेहनत से इतने टाइम से इकट्ठा किया आप उस पे भी हाथ मार रहे हो अब, जो गलत है बहुत लोगों के हिसाब से। ओके, बट वी शुड नो, सी एवरी पर्सपेक्टिव वन शुड नो। आई ऑलवेज, मैं बोलती हूँ, मैं आपको ये पर्सनल एक एडवाइस दूंगी इस वीडियो के बीच में, कि ऑलवेज ऑलवेज आपको जो लग रहा है सही है और जो लोग आपका साथ दे रहे हैं आपके सही में, उनकी तो सुनो ही, पर जो मना कर रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं आप गलत हो, उनकी तो ज़रूर सुनो, क्योंकि एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे देता है ना वो, आपको सारे पर्सपेक्टिव पता होने चाहिए लाइफ। सो दैट्स द सीन एंड यही उन लोगों का पर्सपेक्टिव है। अब इसके लिए और तीसरी चीज़ क्या की गई है? फॉर प्रॉपर्टीज एंड असेट्स परचेज बिफोर 2001, द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑफ April 1, 2001 will be considered as cost of acquisition। अब ये चेंजेस हमारे इस साल के बजट में हुए हैं। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द गवर्नमेंट डिसाइड टू रिमूव? गवर्नमेंट ने करा क्यों होगा? गवर्नमेंट कहती है, ये तो बहुत ही मुझे ना, मैं फ्रैंकली पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, मेरे को बिल्कुल ही स्टूपिड लगा जब उन्होंने कहा हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, क्या सिंप्लीफाई करेंगे आप? नॉर्मल इंसान वैसे भी आपके सीएज होते हैं। सीए का प्रोफेशन ही इसलिए होता है कि वो लोग ये काम कर दें, एंड एक बिजनेसमैन सीए को बोल देता है कि आप भर दो, वो प्रोसीजर कर लेते हैं सारा। तो गवर्नमेंट सिंप्लीफाई क्यों करना चाहती है यार? हम थोड़ी बैठ के कर रहे हैं कैलकुलेट, या हम थोड़ी इंडेक्सेशन करके कर रहे हैं। तो सीए का काम है, और सीए ने करा ही प्रोफेशन ही इसलिए है कि उनका काम है ये करना। ठीक है, सो आप जो बोल रहे हो कि हम लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मत सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि जो इंसान कमा रहा है वो सीए हायर करके सीए से करा सकता है ये काम, और सीए का प्रोफेशन है ये करना। जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन है ट्रीट करना। आप तो ये कह रहे हो हम लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि वो बीमारी, अरे भाई कुछ बीमारी होगी हम सरकार के पास नहीं जाएंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। सो सेम चीज, तो गवर्नमेंट का ये लॉजिक मुझे बिल्कुल ही बेवकूफी भरा लगा। लेकिन क्योंकि ये था तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताना कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम सिंप्लीफाई करेंगे लोगों के लिए। भाई लोगों को नहीं चाहिए सिंप्लीफिकेशन, लोगों को अपना फायदा चाहिए, लोगों को कम टैक्स देना पड़े उनको वो चाहिए। ठीक है, व्हाट कंसर्न्स डिड द रिमूवल ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट रेज? कंसर्न क्या रेज हुई है? ठीक है, द रिमूवल हैज रेज कंसर्न एंड कंफ्यूजन। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई हैव इंक्लूडेड इट डेलिबरेटली, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है लोगों में अभी तक। मैं बोल रही हूँ ना, हो गया टाइम यार, मतलब 23 जुलाई को आया था, इतना टाइम हो गया। एंड आज हमारी क्या डेट हो गई? 31 जुलाई हो गई। लिटरली लाइक 7 days have passed, and
अभी भी हम उधर ही अटके हुए हैं, तो यानी कुछ तो होगा। लोगों को कन्फ्यूजन, कंसर्न से ज़्यादा कन्फ्यूजन है, particularly in the residential real estate sector. Okay, there was apprehension that the changes would significantly increase the LTCG tax liability for property sellers. Okay, so these are the concerns and the confusions. How did the government address the concern regarding new LTCG tax regime? Did the government do anything? Let's see. I mean, Kali, I think Rajya Sabha mein, I remember Nirmala Sitharaman ji, the finance minister, was supposed to answer the questions. So I was supposed to watch it, but I did not. I was, focused there. I'll surely watch. I should know what she said. So I'll bring it up to you also. बट द गॉ बेसिकली उन्हें तो टैक्स ही चाहिए यार, उन्हें तो अपना फ़ायदा चाहिए, तो इसलिए मैं क्या ही देखूँ उसको, बट मैं देख लूँगी, बट आपके लिए देखना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, मैं मेन कंसर्न अभी ये है। देन यहाँ पे क्या बात हो रही है, हाउ डिड द गवर्नमेंट एड्रेस द कंसर्न्स? गवर्नमेंट ने एड्रेस करा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इश्यू करा है क्लैरिफिकेशंस स्टेटिंग दैट द न्यू टैक्स regime विदाउट इंडेक्सेशन वुड बी बेनिफिशियल इन मोस्ट केसेस। ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि बेनिफिट होगा। देखो बेनिफिट ना, मैं भी कंफ्यूज थी कैसे होगा, क्योंकि मैंने जितने लोगों को सुना वो कह रहे हैं बेनिफिट नहीं होगा, नहीं होगा। बट मैंने फिर ऐसा एग्जाम्पल एक निकाला जो हमें बेनिफिट भी दिखा रहा है, मैं आपको भी दिखाऊंगी। न्यूमेरिकली एग्जाम्पल भी ज़रूरी होता है, ठीक है? उसके बाद दे प्रोवाइडेड स्पेसिफिक सिनेरियोज शोइंग व्हेन द न्यू टैक्स regime वुड बी बेनिफिशियल। तो गवर्नमेंट ने ऐसे क्लियर की हैं इश्यूज, मेरे जैसे लोगों के जो इश्यूज थे ना कि बेनिफिशियल है कब, बेनिफिशियल तो किसी के लिए नहीं है, करा क्यों है आपने, बट बेनिफिशियल है कई केसेस में है। कैसे, अभी हम बात करेंगे, ठीक है? हालांकि वो परसेंटेज इज लेस देन 25%, बट स्टिल some people are being benefited. What are the potential drawbacks of the new LTCG tax regime without indexation? Drawback क्या है? ठीक है, drawback ये है कि लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होल्डर्स जो है ना, जिन्होंने लंबे टाइम से 2001 में ली थी मैंने प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पुरानी है, पेरेंट्स देके गए हैं, पेरेंट्स ग्रैंडफादर देके गए हैं। इमेजिन मेरे ग्रैंडफादर देके गए हैं मुझे कोई प्रॉपर्टी, एंड ही वाज बोर्न इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। सो इफ ही वाज बोर्न बिफोर इंडिपेंडेंस, उस टाइम क्या ही रेट होते थे, अब आप इन्फ्लेशन नहीं एडजस्ट करोगे और मुझे बोलोगे कि उसके गैप पे टैक्स देना है, तो मेरी तो, मैं तो कहूंगी इससे अच्छा प्रॉपर्टी मत दो मेरे को अगर इतना टैक्स देना है, राइट? सो दैट इज द सीन। तो उन लोगों के लिए तो दिक्कत है, करेक्ट? उसके बाद बात करते हैं इंक्रीज सेकेंडरी मार्केट रियल एस्टेट सेल्स एज मोर पीपल may not want to hold on to the assets for more than 3 to 5 years. Yes, because 3 to 5 years वालों को बेनिफिट हो रहा है, उससे ज्यादा वालों को नहीं हो रहा, तो वो बार बार बेचेंगे। अब वो बार बार बेचेंगे, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में आपसे जब फाइनेंशियल मार्केट की बात करूंगी ना, हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे जिसमें आपकी मनी मार्केट आती है, सेकेंडरी मार्केट आती है, एंड उसमें हम स्टॉक मार्केट की भी बात करेंगे। आई एम वर्किंग ऑन इट, सो आई एम वेरी सून गोइंग टू ब्रिंग अ वीडियो फॉर यू ऑल, तो वहां बात करेंगे इसकी, सेकेंडरी मार्केट का। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट वन थिंग, जो लॉन्ग टाइम से असेट होल्ड करके बैठे हैं, जिनके एंसेस्ट्रल है यार, वो होल्ड करके क्या बैठे हैं, मतलब उनकी, कहते हैं ना, धरोहर है, अपनी खजाना है। अब हमें थोड़ी पता था उस पे भी सरकार हाथ मारेगी, तो वो एक इशू है। पॉसिबल इंसेंटिवाइजेशन ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। अब रियल एस्टेट में पता है क्या होगा कि चेक में ट्रांजैक्शन, या जो पता है ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केट बढ़ेगी। मैं सिंपल तौर पे बोलूँ ना, लोग कहेंगे कि फिर अंडर वैल्यू करेंगे असेट्स को, प्राइस गिरेंगे, तो यही सब होगा क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है इतनी मुश्किल से वो अपना पहले। यार मेरा ना एक सवाल है, ये मेरा जेन्युइन सवाल है गवर्नमेंट से, कि मुझे तो पता नहीं कितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, बट मेरा ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट एक तरफ डीमोनेटाइजेशन लाती है सडनली कि हमें ब्लैक मार्केट, सबसे ज्यादा रीजन क्या देती है डीमोनेटाइजेशन, अचानक से एक दिन 8 नवंबर 2016 की रात को 8 बजे खबर आती है कि मोदी जी हैं टीवी पे, एंड वो डीमोनेटाइज कर रहे हैं, एंड आपके 1000 रुपए के नोट तो खत्म ही हो गए हैं, 2000 के नोट इंट्रोड्यूस हो गए, पुराने 500 और 1000 के नोट खत्म हो गए हैं। ये सब अचानक से इंट्रोड्यूस होता है, क्यों होता है बाद में हम सबको रीजन दिए जाते हैं, ब्लैक मनी कम करने के लिए, खत्म करने के लिए इकोनॉमी से। तो अब आप रियल एस्टेट में ये जो करने जा रहे हैं, आपको रियलाइज हो रहा है कि इससे ब्लैक मार्केट बढ़ेगी, ब्लैक मनी होगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे, चेक में नहीं करेंगे। फिर आप ढूंढते रहो कहाँ पर है, आपको मिलेगा डेटा, नहीं मिलेगा, ठीक है? देन नेक्स्ट इज लैक ऑफ ग्रैंड फादरिंग फॉर परचेज मेड ओवर द
past 24 years, which could have provided smoother transition to the new regime. Lack of grandfathering. Grandfathering है क्या? मैंने भी मैंने कहा ये क्वेश्चन जब मेरे को आया तो सबको आएगा, तो मैंने कहा इसको क्वेश्चन ही इंक्लूड कर दिया कि ग्रैंडफादरिंग है क्या, आज उसकी एब्सेंस क्यों क्रिटिसाइज हो रही है। ग्रैंडफादरिंग इतना होता है कि आप क्या कर रहे हो, स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर कर रहे हो। पुरानी स्कीम जो चल रही थी उससे नई स्कीम में आप एक स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं की गई। सिंपली बोल दिया गया इस डेट से ये एप्लीकेबल है, जबकि जिनकी पुरानी प्रॉपर्टी है जो लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं, उन्हें आप एक सर्टेन टाइम देते। आप बोलते कि ये साल तो ठीक है, आप लोग के लिए पुराना ही स्कीम चल रहा है, अब अपकमिंग इस डेट से नया स्कीम चलेगा, तब तक आप देख लीजिए। अगर आपको इंडेक्सेशन से लॉस हो रहा है, इंडेक्सेशन रिमूवल से लॉस हो रहा है, तो आप पहले ही उसका कुछ कर लो, बट आप एक टाइम तो देते। वो टाइम ही नहीं दिया गया, वो लैक ऑफ ग्रैंडफादरिंग है। ठीक है। सो ग्रैंडफादरिंग क्या प्रोविजन है? प्रोविजन है जो अलाउ करता है कि ओल्ड रूल और लॉ टू रिमेन एप्लीकेबल टू सम और ऑल सिचुएशंस अप टू अ सर्टेन डेट, while the new rule or law applies to situations after that. All right, ये simple terms में। Then in the context of the new LTCG tax regime, grandfathering would mean extending the indexation benefit until the old regime was effective, using the current market value of assets as the base. The absence of grandfathering criticized because it means taxpayers will not receive the transitional relief that could have offset the removal of indexation benefits. The government argues that reduced LTCG tax rate compensates for this. तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसा कि हमने तो इसलिए करा है क्योंकि हमने बेशक इंडेक्सेशन हटाई हो, पर हमने 20% से 12.5% भी तो किया है। तो गवर्नमेंट अपना ये क्लेम देती है, ठीक है, वो तो हर कोई अपना रीजनिंग देगा। नाइन्थ क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, व्हाट आर द गवर्नमेंट्स जस्टिफिकेशन फॉर द न्यू एलटीसीजी टैक्स रिजीम। गवर्नमेंट के जस्टिफिकेशन क्या है? सबसे पहले तो वो सिंप्लीफाई कर रहा है टैक्स स्ट्रक्चर। भाई थैंक यू सो मच, आपने करा, पर वी डोंट नीड इट। आप प्लीज हमारे लिए इतना सिंप्लीफाई करने के लिए मत सोचिए, इतनी पॉपुलेशन है, आपकी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, आप हमारे लिए सिंप्लीफाई करने मत जाइए, हम अपना देख लेंगे। तो यहाँ तो मैं अग्री नहीं करती। क्लेमिंग इट विल बी बेनिफिशियल इन मोस्ट केसेस, अब वो क्लेम कर रहे हैं बेनिफिशियल है मोस्ट केसेस में, लेकिन मेरे को नहीं लगता, क्योंकि आई थिंक बहुत हमारी जो पॉपुलेशन है, हम पता है वो ये क्यों कह रहे हैं, ये सब ना आप कनेक्ट करोगे ना तो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड से कनेक्ट होगा। हमने एक पिछली वीडियो में बात की थी कि हमारा 35 लाइक जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो हमारे 20 to 35 ईयर्स में लोग हैं, वो मैक्सिमम है इस वक्त। और वो अगर मैक्सिमम है तो उन्होंने प्रॉपर्टी 2-3 साल पहले ली है या कुछ करी है तो उनको बेनिफिशियल होगा, बट हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडिया में कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत है। यू नो, आई वुड ऑलवेज से कि इंडिया में एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर प्रॉपर्टी देकर जा रहे हैं तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि आपको पता है वो बेनिफिशियल होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी नहीं है। रूरल एरिया में आज भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड से एक ठेले पे लगा के सिर्फ एक पाव भाजी या एक छोले कुलचे बेचने वाला आज की डेट में ज्यादा अर्न कर रहा है। सो हम बोलते हैं रूरल सेक्टर में जाइए, रूरल सेक्टर में ये वो, बट उनकी कमाई देखिए, वो खुश है अपने लिए कमा के, खा के, खुद बना के, एंड दे आर वेरी रिच। So we say that there are certain issues. The issue actually lies in the cultural and the belief system. डीपर है इश्यूज। आप स्टडी करिए, आप अपने टीम को हायर करिए, आप अपनी टीम को रखिए। इश्यूज जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मैं कॉन्स्टेंटली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ रोज, और मैं सोचती हूँ उसमें मैं कुछ ये ढूंढूं वो ढूंढूं, मुझे है फिजिकल डेफिसिट, अनएम्प्लॉयमेंट, इतना रेट उतना रेट। अरे भाई परेशान हो गए, एक आम जनता को आम जनता की लैंग्वेज में समझा दो, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसको मतलब नहीं है आपके रेटों से, ठीक है। बहुत रिच है लोग, बहुत रिच है, इवन रूरल एरिया में। दिक्कत है उनके बिलीफ सिस्टम में। पैसा आना एक बात होती है, उस पैसे का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है वो दूसरी बात होती है। हमारी कंट्री में इश्यूज अलग है जो हम एड्रेस ही नहीं कर रहे। हम ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे बैठे हैं और मेन मेन रेट्स देखे जा रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख रहे हैं, जबकि जो डीपर लेवल इशू है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को यहाँ पे आने की बहुत रिक्वायरमेंट है। क्योंकि लोगों का बिहेवियर, इवन इफ दे गेट मनी, how they spend it, how they decide to spend it is very important. The brands, जो लोग इसमें जीत हासिल कर गए हैं, जो अपने पास लोगों को बुला लेते हैं, वो जीत जाते हैं। अदरवाइज लोगों का बिहेवियरल पैटर्न इंडिया में स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है।
तो इंडिया तो एक बहुत अच्छी मार्केट, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास उस टाइम पे। आई वुड बी लाइक वेरी रूड इन सेइंग दैट कि देर आर थिंग्स, आई मीन लोगों का पैटर्न स्टडी करो यार, सरफेस लेवल से डीपर लेवल पे जाओ। और मैं तो यहाँ बैठ के बिना मैं मास्टर्स हूँ इकोनॉमिक्स में, सब है, बट आपके लोग गवर्नमेंट के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो ब्यूरोक्रेट्स एंड दे आर ऑन मच हायर लेवल। अगर इतने ही पढ़े लिखे हो आप, तो इतना अगर मेरे को बेसिक समझ आ रहा है कि डीप रूटेड चीजें हैं, तो आपको क्यों नहीं समझ आ रहा कि ये चीज सरफेस लेवल पे नहीं है? ये चीज दिक्कत कुछ और है, आप स्टडी कुछ और कर रहे हो। इसीलिए इंडिया में आज तक जो मेन इशू है वो एड्रेस नहीं हो रहा है। सो मेन इशू, और जो एड्रेस करते हैं उनको इतना ट्रोल किया जाता है, इतनी नेगेटिविटी दी जाती है कि वो बेचारे भी आफ्टर अ पॉइंट सोचते हैं हमारे घर में खुश हैं, क्या दिक्कत है, हमें भी क्या ही दिक्कत हो रही है। सो कई लोग फिर एक फिल्टर लगा लेते हैं, बट आई डोंट वांट टू पुट अप दैट फिल्टर एनी मोर। I used to do that, but not anymore. So I would speak the truth here. Let's come to the next point. Ensuring that inherited ancestral property and properties bought decades ago are not subject to supernormal tax by using fair market value. Okay, so it's government's logic. Then highlighting that rollover benefits remain unchanged, all that. I would want to move to the example straight away. Example scenario देख लो। हम देखेंगे एक ओरिजिनल परचेज प्राइस। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी ईयर 2000 में, आज से 24 साल पहले। 24 साल पहले आपने प्रॉपर्टी खरीदी 1 लाख रुपए की। अब 1 लाख की खरीदी, आज वो बिक रही है 5 लाख रुपए की। कितने टाइम होल्ड किया उस प्रॉपर्टी को? 24 साल। 2024 चल रहा है, 2000 में खरीदी थी, तो 1 लाख की खरीदी, 5 लाख की है। डिफरेंस क्या हुआ? टेक्निकली 4 लाख डिफरेंस हुआ। लेकिन अभी आपने इन्फ्लेशन तो एडजस्ट की नहीं, क्योंकि आपने जब तब खरीदी थी तब के 1 लाख की वैल्यू और आज 1 लाख की वैल्यू में बहुत चेंज आ चुका है। तब 1 लाख में आप पता नहीं क्या क्या खरीद सकते थे, आज आप 1 लाख में वो खरीद ही नहीं सकते। तो इन्फ्लेशन तो एडजस्ट करोगे, इंडेक्सेशन लगाओगे। तो इंडेक्सेशन हम अज्यूम करते हैं बेस ईयर ले लेते हैं 2000 को, 100 थी तब, सिंप्लिसिटी के लिए हमने अज्यूम करा है, ठीक है, तब 100 थी। एंड अब क्या हो गई है? अब वो इंडेक्सेशन की वैल्यू 2024 में 300 हो गई है। इसका मतलब है कि 3 टाइम्स जो है वो बढ़ गया है। सो 300 हो गई है। ओके, 3 टाइम्स प्राइस बढ़ गया है। ओल्ड टैक्स था 20%, 20% देना पड़ता था आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, नया टैक्स कर दिया गया है 12.5%। ये सब अभी ये सब एग्जाम्पल सिनेरियो है, मैंने आपको एक सीन दे दिया है। अब कैलकुलेट करता है टैक्स, मजा आएगा इसमें, मेरे को भी बहुत मजा आया था। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं विद इंडेक्सेशन, यानी हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट करी है, 3 गुना प्राइस बढ़ गया, हम वो भी एडजस्ट करेंगे। तो इंडेक्सेशन की कॉस्ट, ओरिजिनल परचेज प्राइस कितना है? ओरिजिनल परचेज प्राइस 1 लाख का है, लेकिन क्योंकि 2024 में 300 इंडेक्सेशन, तब 100 थी, मैंने जैसे आपको बोला कि 3 गुना दाम बढ़ गए, तो हम बोलेंगे कि उस वक्त के 1 लाख की वैल्यू आज 3 लाख है। इसका मतलब क्या है? उस वक्त जो सब 1 लाख में आता था, आज वो 3 लाख में आएगा। तो मैंने एडजस्ट कर दिया प्राइस कि आपने तब अगर 2000 में, सन 2000 में आपने खरीदी थी 1 लाख की प्रॉपर्टी, आज आप वो खरीदने जाते वो 3 लाख की मिलती। सिंपल बात। तो इसका मतलब मैं उसकी वैल्यू लूंगी 3 लाख रुपए, कि आपने 3 लाख में ली थी, मैंने एडजस्ट कर दिया इन्फ्लेशन। अब आज 5 लाख की बिक रही है, मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आज जब वो प्रॉपर्टी खरीदते वो 3 लाख की होती, यानी आपको बस 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ है। मैं नहीं बोलूंगी आपने 1 लाख में खरीदी थी आपको 4 लाख का गेन हुआ है, वो विदाउट इंडेक्सेशन है, पर हम इंडेक्सेशन अभी कर रहे हैं। तो जब तक इंडेक्सेशन थी 2 लाख का गेन था। अब 2 लाख के गेन पे हम टैक्स दे रहे थे 20%। ये भी बात है ना, पुराना अगर हम इंडेक्सेशन ले रहे थे तो 20% टैक्स भी दे रहे थे। 20% टैक्स दे के भी टैक्स था 40,000 रुपए। ठीक है, अब क्या हुआ? आपने कहा, हमें टॉफी पकड़ा दी, आपने कहा कि हमने तो टैक्स कम कर दिया, पर सर आपने इंडेक्सेशन भी तो हटा दी। इंडेक्सेशन हटाते ही मेरे को टैक्स ज्यादा रेट पे देना है ना। आपने कहा मेरी 1 लाख की प्रॉपर्टी, अरे आज की डेट में उसका दाम 3 लाख है, पर आपने कहा कि नहीं 1 लाख ही लो, तो गैप क्या हुआ? 4 लाख। अब मैं टैक्स दूंगी 4 लाख रुपए पे। आप चाहे टैक्स कम कर दिया आपने,
पर अभी भी जो 12.5% है वो देके भी मेरा टैक्स ज्यादा है। मैं पहले 40,000 टैक्स दे रही थी, अब मैं 50,000 टैक्स दे रही हूँ। इवन दो आपने टैक्स रेट 20% से 12.5%, कैन यू थिंक कि 20% से 12.5% टैक्स करने पे भी आई एम पेइंग मोर टैक्स in nominal amounts. Like I was paying 40,000, now I'm paying 50,000. So that is the scene. ये लोग नाराज हैं, समझ रहे हो? लेकिन ये लोग कौन है जिन्होंने होल्ड करी प्रॉपर्टी 24 साल? अब ये तो देख लो एक्सटेंडेड पीरियड। अब मैं आपको एक और केस दिखाती हूँ, मैं भी कंफ्यूज थी इस बारे में, बट अब मैं आपको एक और केस दिखाती हूँ। ये केस है, मैंने कोई प्रॉपर्टी परचेज की 2010 में। पहले मैंने प्रॉपर्टी परचेज की थी ईयर 2000 में, अब मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है 2010 में। 2010 में जब मैंने प्रॉपर्टी परचेज की है, इसका मैंने 1 लाख में ही परचेज करी है, ठीक है, और मैं सेल कर रही हूँ 2024 में। तो मेरा होल्डिंग पीरियड क्या हुआ? होल्डिंग पीरियड मेरा हुआ अब 14 ईयर्स। पहले मेरा था 24 साल, अब मेरा हुआ होल्डिंग पीरियड 14 ईयर्स। सेल प्राइस है 5 लाख। सो अब मैंने इंडेक्सेशन है अज्यूम करा। इंडेक्सेशन यानी हम बेस, जैसे मैंने ईयर 2000 का 100 अज्यूम करा था, मैंने अज्यूम करा इसका 150 है, अभी भी 300 ही है। यानी 2000 मैंने ईयर 2000 से 2024 में बोला था 3 टाइम्स प्राइस बढ़ा है इंडेक्सेशन के हिसाब से। तो ईयर 2010 से ईयर 2014 में प्राइस 2 टाइम्स बढ़ा है। ये भी तो देख लो ना। सो यानी जो प्रॉपर्टी आपने 2010 में खरीदी थी 1 लाख की, आज वो खरीदने जाते हैं वो मिलती 2 लाख की। ओके, 2 टाइम्स प्राइस बढ़ा है, बात खत्म। चलो ओल्ड टैक्स रिजीम, नई टैक्स रिजीम तो पता है 20%, 12.5%। चलो आगे चलता है, कैलकुलेट करते हैं बिना इंडेक्सेशन के। बिना इंडेक्सेशन के मतलब यही है कि 5 लाख में मैंने बेची, 1 लाख की मैंने खरीदी थी, तो 4 लाख मेरा बेनिफिट हुआ, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मैं टैक्स दूंगी, और जो टैक्स दूंगी बिना इंडेक्सेशन के वो नया वाला दूंगी, तो मेरा 50,000 रुपए टैक्स बना। ओके ठीक है, पता चल गया। अब विद इंडेक्सेशन देखते हैं। इंडेक्सेशन लगा देती तो मुझे पता होता दो गुना प्राइस बढ़ा है, यानी 5 लाख में प्रॉपर्टी बेची, 2 लाख आज की डेट में उसका रेट था इंडेक्सेशन के साथ, तो मुझे 3 लाख रुपए पे टैक्स देना है। पर टैक्स तब ज्यादा था 20%, तो मुझे 60,000 टैक्स देना था। सरकार ये बोल रही है कि भाई हमने अगर इंडेक्सेशन हटाया है तो हमने टैक्स भी कम करा है, हम तुम्हारा कंपनसेट कर रहे हैं। और ये ऐसे लोगों को फायदा हो रहा है जिनका बहुत लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होल्डिंग नहीं थी, लेकिन उन्हें फिर भी बेनिफिट है, क्योंकि अब आप इसमें देखोगे न्यू रिजीम में 50,000 टैक्स देना है, ओल्ड रिजीम में 60,000 टैक्स देना है। तो ऐसे लोगों को तो फायदा है ना, वो तो तारीफ करेंगे जाके, वो तो कहेंगे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, टैक्स कम किया। चाहे 10,000 का ही फायदा है, फायदा तो है। इंसान क्या देखता है? जो इंसान फ्री में सब चाहता है वो इंसान को 10 रुपए का फायदा बहुत है, और 10,000 का तो फायदा बहुत ज्यादा है उसके लिए। अंडरस्टैंडिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, दैट्स द सीन। ठीक है, सो इन रियल वर्ल्ड बहुत चीजें मैटर करती हैं। देखो, आई वुड ऑलवेज से कि वेदर रिमूविंग इंडेक्सेशन इज बेनिफिशियल और नॉट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि यार इंडेक्सेशन रिमूव करना बुरा ही है, इंडेक्सेशन रिमूव करना अच्छा ही है, नहीं मैं ये नहीं बोलूंगी। वो बहुत सिनेरियोस पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पॉपुलेशन कितनी है कंट्री की, किस सिनेरियो में रहते हैं लोग। सो असेट्स प्राइस, असेट का परचेज डेट, इन्फ्लेशन इंडिसेस, चेंजेस इन टैक्स रेट, बहुत चीजों को मैटर करता है। तो इसलिए हम कोई एक स्टार्क कमेंट नहीं कर सकते इस आर्टिकल के एंड में कि ओ इंडेक्सेशन रिमूव करना अच्छा ही था, इंडेक्सेशन रिमूव करना खराब था, नहीं। वी कैन नॉट कॉमेंट। एंड मेरा ड्यूटी ये था मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, सबसे क्रिटिकल मेरे लिए एग्जाम्पल। So now let's move on to the second article of the day, which is digitalization can expose consumers to impulsive spending data breaches. ओके, सो डिजिटलाइज आरबीआई की बात हो रही है, एंड डिजिटलाइजेशन हो रही है जो एनहांस करती है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, हाउएवर रिस्क भी एनहांस करती है, राइट, वी नो। देन कंज्यूमर बिहेवियर और मॉनेटरी पॉलिसी देख लेते हैं। डिजिटलाइजेशन इंड्यूस करती है चेंजेस इन कंज्यूमर and financial intermediary behavior, have significant implications for monetary policy. ठीक है, and the RBI notes that digitalization creates a more complex and interconnected financial system. ओके, देन कंसर्न हाईलाइटेड, क्या कंसर्न्स क्या है? इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हैं लोग, हर्ड बिहेवियर देखा गया है, एंड डेटा ब्रीचेस देखे गए हैं, बहुत सारे गलत डेटा मिसयूज देखे गए हैं।
सर्वे की फाइंडिंग क्या है? सर्वे की फाइंडिंग ये है कि इन 2023 डेटा ब्रीच कितने देखे गए? $2.18 बिलियन के। All right, shifts in consumer behavior, herd behavior है, could lead to depositors to withdraw their money from banks. Depositors कभी भी withdraw कर सकते हैं. herd behavior है, snob effect है, सब कर रहे हैं, हम भी करेंगे या अपना पोजीशन दिखाने के लिए करेंगे. So वो एक चीज है. आरबीआई का इनिशिएटिव, आरबीआई ने इनिशिएटिव लिया है. द आरबीआई इज टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स टू मिटिगेट दीज रिस्क बाय एनहांसिंग डिजिटल लिटरेसी एंड इम्प्रूविंग साइबर सिक्योरिटी. ओके, देन प्रोजेक्ट नेक्सस, मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है. एक वीडियो में पहले भी बात हो चुकी है, एंड आई विल ऑलवेज अगेन will remain at the same stance. This is very, very, very important. BVVIMP. Very, very, very important. आएगा ही आएगा इस बार कि आरबीआई ने ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट नेक्सस, यानी इंटरलिंक कर दिया नेशनल पेमेंट सिस्टम यूपीआई किस किस का, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड. यानी हमें यहाँ से कुछ खरीदना है ऐसे, ठीक है. सो ये चीज है. यूपीआई का रोल क्या होता है देख लेते हैं. यूपीआई हैज बिकम अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम विद सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन ट्रांजैक्शनल वॉल्यूम्स एंड यूजर बेस. ठीक है. सो एज ऑफ जून 2024 यूपीआई transactions accounted for 75% of all digital payments. यानी यूपीआई कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि डिजिटल पेमेंट्स हमारी जितनी भी हो रही हैं okay, excuse me, digital payments जितनी भी हो रही हैं with nearly 14 billion transactions involving 4 to 4 million unique users. Okay, so now we'll come to enhancing financial system. The RBI stresses the importance of creating a robust digital infrastructure to support economic growth and financial stability, and effective digitalization policies are necessary to harness the benefits of technology while mitigating associated risks. ठीक है. Conclusion क्या है? Conclusion is the RBI's report underscores the dual edged nature of digitalization in financial services. ठीक है. सो इन अ वे हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन हो रहा है, वो अपने पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क के साथ आता है. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. एंड ये आर्टिकल बहुत ज्यादा रोम कर रहा है. मैंने आर्टिकल ना इसलिए नहीं पिक करा, मुझे आपको कुछ बहुत मेजर बताना था. मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपको रिवाइज कराना व्हाट इज प्रोजेक्ट नेक्सस. एंड आई विल अगेन पुट अप दिस क्वेश्चन. व्हाट, ओके होल्ड ऑन, आई विल राइट इट. व्हाट इज प्रोजेक्ट नेक्सस, how it is beneficial for Indian economy, and what are its loopholes. That's the main thing. We need to constantly keep revising it because आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये आएगा ही आएगा. And with that, we've come to an end of this video, and I really hope it was useful, at least for the first article. जो मेरा aim था कराना कि indexation क्या है, indexation कब beneficial है, indexation हटाना कब beneficial नहीं है. बहुत ही debate चल रही है आज भी इस पे, and I will say कि कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लूँ मैं, उसमें कॉन्स्टेंटली यही कुछ टर्म्स चल रहे हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट क्लियर योर बेसिक्स, एंड आई होप इट वाज यूजफुल. इफ इट वाज, आपको पता है क्या करना है, मुझे बताना है, क्योंकि अब मैं हर वीडियो के एंड में आपको सेम चीज बोलती हूँ कि कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मैं अंतर्यामी नहीं हूँ जो यहाँ बैठ के समझ जाऊंगी कि आपको क्या चाहिए मेरे से. सो जो भी चाहिए प्लीज बताइए. And I will want, I really want to congratulate all of you all जो CUET का स्कोर आ चुका है, एंड आप लोगों के स्कोर्स आ चुके हैं. आई नो आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हैं, कॉलेजेस कोर्स में कंफ्यूज है गाइस. सो प्लीज मैं बस एक ही चीज बोलूंगी, कोर्स पे फोकस करना, कॉलेज पे नहीं. कॉलेज तो 3 साल रहना है, कोर्स तो जिंदगी भर साथ रहना है. तो बस कोर्स पे फोकस कर लेना. मेरी कल रात से भी यही अपने स्टूडेंट से पूरी डिस्कशन हो रही है. दे आर वेरी कंफ्यूज मैम. उनको अभी भी सी वो अपने ऐसे फेज में है जहाँ वो कॉलेज को प्राइम पे देखते हैं कि वो हमें आगे के 3 साल कहाँ बिताना है. वो ये नहीं देख रहे कि कोर्स के साथ जिंदगी बितानी है, ना कि कॉलेज के साथ. कॉलेज के साथ तो 3 साल की बात है. तो अगर हम ऐसे देखेंगे, सो प्लीज प्रेफर योर कोर्स. एंड आई नो देयर हैव बीन लॉट मेनी चेंजेस. बहुत सारे बच्चों के स्कोर ऐसे आए, वो कंफ्यूज रेफरेंस लिस्ट, ये होगा नहीं होगा, यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा. गाइस, इफ यू नीड अ स्पेशल वीडियो फ्रॉम मी प्लीज कमेंट. मैं यही बोलती हूँ, बताओ ना क्या चाहिए.
बताओगे तो मिल जाएगा। एंड आई होप ये वीडियो यूजफुल थी। प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना अगर अच्छी लगी। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस। एंड रोज ही मेरे चैनल पे कुछ ना कुछ होता रहता है, एंड आई होप यू लाइकिंग इट। सो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग so much of love to Eco Boys classes, and I'll see you next time. Till then, take care and bye.